भाई हम फाइनेंशियल लिटरेसी में पिछले सेशन में ये पढ़ चुके थे कि भाई स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, और इस स्टोरी से हम दो बातें पढ़ेंगे। पहली बात कि आपका गोल स्मार्ट है कि नहीं, और आपको उसको अचीव करने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और पूरी स्टोरी बच्चों एक चीज पे फोकस करेगी, एंड व्हाट इज दैट फोकस? सेविंग। तो कुछ बच्चों ने तो मेरे को खबर लगी है म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ अभी भी निन्नी मोड एक्टिवेटेड है, वो सो रहे हैं। शायद 10 साल बाद वो जग जाएंगे। रेडी एवरीबडी बच्चों? चलिए तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। तो आपको यहाँ पे स्टोरी में कुछ नजर आ रहा होगा। राहुल वर्मा इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। 14 ईयर्स इसकी एज है। दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। कहाँ रहता है सर? जमुना पार। अब पता नहीं जमुना पार रहता है कि गंगा पार रहता है, भगवान जाने, बट रहता अपने पेरेंट्स के साथ है। और इसकी सिस्टर का क्या नाम है? रेडमी, रियलमी। हाँ, ना रेडमी ना रियलमी, सिस्टर का नाम है रिमी। और सिस्टर की एज कितनी है? 2 साल। वेरी गुड। राहुल के जो फादर है वो प्रोफेसर है कॉलेज में, और जो मम्मी है वो घर में सबकी बैंड बजाती हैं, मतलब होम मेकर है। जून के महीने में सो कॉल्ड स्कूल एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने वाला है। राहुल और रिमी ने पूरा का पूरा समय कहां पे गुजार दिया? ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब यहां पे क्या हुआ? जो सही जवाब देगा उसको $1 करोड़ का प्राइज मिलेगा। नाना नानी, दादा दादी नहीं। क्यों? दादा दादी तो अपने साथ रहते हैं, तो अगर दादा दादी लिख देंगे तो पारिवारिक कलह हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी बोला जाए कि सर छुट्टी में हम ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए, तो कौन से ग्रैंड पेरेंट्स? पैटर्नल नहीं, मैटरनल, मम्मी के पापा मम्मी। समझ में आ गया? चलिए, जब वापस आए नाना नानी जी के घर से, तो अपने पापा से क्या कह रहे हैं कि हमको जरा सर्दी की छुट्टी में कहीं और ले चलना। और मम्मी तो एज यूजुअल घूमने के लिए हमेशा तैयार, और सो कॉल्ड वो भी चाहती हैं वहीं जाओ मम्मी जी के यहाँ, वही झाड़ू पोछा बर्तन वहां पे भी चलता रहता है, तो थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। तो उनके फादर कहते हैं ठीक है भाई, शाम को कॉलेज से वापस आ जाऊंगा तो बताऊंगा, अभी तुम लोग आपस में बकवास करते रहो। तो मिस्टर वर्मा जी भी काफी एक्साइटेड थे, बट उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि भाई मैं आपको दूर गोवा जैसी जगह पे ले जाने में सक्षम हूं, मतलब असक्षम हूं, सक्षम नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि भाई मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। ये पापा जैसे जंतु के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है, बट इनके पास धनतेरस में पैसे की कमी कभी नहीं होती, अक्षय तृतीया में पैसे की कमी कभी नहीं होती। बच्चे मांग ले तो पैसा नहीं है। 1 लाख रुपए का टीवी आ गया घर में, बट बच्चा कह रहा था 25,000 का नया फोन ले दो, तो कह रहे पैसा नहीं है। 5 लाख रुपए का मम्मी का नया डायमंड और गोल्ड का सो कॉल्ड पेंडेंट सेट आ गया, बच्चा कह रहा है 5 रुपए दे दो, चूरन खाना है, तो पैसा नहीं है। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब पापा जैसे जंतु के पास पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। इज दैट क्लियर? अभी आप उनको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाइए तो उनके पास पैसे आ जाएंगे। सो टीवी चैनल में इन्होंने काफी कुछ देखा, और इसके बाद इन्होंने शेख चिल्ली की तरह सपने बनाना चालू कर दिया। सो व्हेन देयर फादर ऑफर्ड टू टेक देम टू अ नियर बाय प्लेस, दे सेड नो 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 नो। पापा कह रहे हैं चलो बगल में गोल पार्क है वहीं घुमा दें। कह रहे नहीं, पार्क में नहीं घूमना, कहाँ जाना है? गोवा जाना है। बट डैडी सेड कि भाई विंटर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा, और उस समय क्लाइमेट भी थोड़ा अच्छा होता है, बिकॉज क्रिसमस सीजन होता है। ये बात समझ में आ गई? अब पिताजी ने बातें बता तो दी, बट बाद में बैकफुट पे चले गए कि भाई लाओ अपना होमवर्क दिखाओ। आपके साथ भी घर में ऐसा होता होगा, आप कुछ भी डिमांड करते होंगे तो आपका वीक पॉइंट कैप्चर किया जाता हो, क्या तेरा होमवर्क लेके आना, लाओ जरा सर से बात करो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है। सो आई वुड लव टू टेक यू टू गोवा चिल्ड्रन, बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, क्या खरीदनी है? यूनिफॉर्म, घर का कुर्ता पजामा टी शर्ट लोअर तो पहन के चले नहीं जाओगे स्कूल में। स्कूल बैग भी खरीदना है। नहीं पापा, हम पन्नी में किताबें लेके चले जाएंगे। और सो कॉल्ड आई ऑल्सो हैव टू सेव सम मनी फॉर योर फ्यूचर एजुकेशन। क्या कहेंगे बच्चे? नहीं नहीं, हमको फ्यूचर में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, आप टेंशन ना ले, आप अभी जरा गोवा घुमा दें हमको। तो भाई मैं सिर्फ 10,000 रुपये अरेंज कर सकता हूँ, और इससे ज्यादा मैं अरेंज नहीं कर सकता। 10,000 में तो सर संडे को इवनिंग में ही रेस्टोरेंट में खाना खा लें, पीवीआर सिनेमाज में मूवी देख लें, या सबसे पहले सवेरे नहाना पड़ेगा, कुछ बच्चे संडे को नहाते भी लेट हैं, तो वही खत्म हो जाएगा। तो 10,000 में क्या बच्चों गोवा घूमना मुश्किल है? मुश्किल है? बिल्कुल नामुमकिन है सर। चिल्ड्रन वर व्हाट चिल्ड्रन? डिसहार्टेंड, बेचारों का दिल टूट गया। क्या करें, फेविक्विक से जोड़ दें? नहीं सर, ये तो कर नहीं सकते। द मदर सेड
Why don't you see how much a 5-day vacation in Goa would cost? फिर उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। सारे कैलकुलेशंस कर लिए बच्चों, और पता लगा कि 5 दिन का वेकेशन गोवा में कितने का कॉस्ट करेगा? 40,000 रुपये का। यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई भाई? अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हाँ बच्चों, तो 40,000 रुपए में गोवा का ट्रिप हो जाएगा, यस और नो? अब लोगों को लग रहा है नहीं सर 40 में कहाँ होगा। अरे भैया, मैं भी 2 बार घूमने गया हूं। एक बार हमारा ट्रिप 55,000 का कॉस्ट किया था 5 लोग का, और एक बार हमारा ट्रिप 60,000 का कॉस्ट किया था। थोड़ा होटल महंगा वाला ले लिया था इस वजह से। इज दैट क्लियर? चलिए, तो 40,000 में गोवा घूम सकते हैं। तो इनकी माता जी ने बच्चों को क्या बताया? देखो बच्चों, हमारे पास कितने महीने का समय है? 6 महीने। पिताजी कितने पैसे दे पाएंगे? 10,000। और हमें और कितने अरेंज करने हैं? 30,000। तो जरा 30,000 रुपी को सब लोग मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और मेरे को जवाब देंगे कि हर महीने कितने पैसे सेव कर लें तो आपके पास गोवा जाने के लिए सफिशिएंट मुद्रा इकट्ठी हो जाएगी। 5,000 एवरी मंथ हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कंप्लीट वीक्स? 4। तो हर हफ्ते कितना पैसा जमा कर लें तो गोवा जाने के लिए कितने पैसे आ जाएंगे? 1250। इज दैट क्लियर? और मान लीजिए हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो गई, तो कितने दिन लोग इफेक्टिवली काम करते हैं चिल्ड्रन? 6 डेज। तो लगभग 200 रुपए के आसपास, 6 2 12, 210 रुपए के आसपास अगर आप हर दिन सेव कर लें तो गोवा जाने के लिए पैसे आ सकते हैं। यस और नो? तो बच्चों, क्या सेविंग करना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होती है? सिर्फ प्लान करेंगे तो सेव कर लेंगे। सो मे बी इफ वी ऑल पुट आवर सेविंग्स हेड्स टुगेदर वी माइट बी एबल टू सेव सम मनी। अपने डेली के खर्चों में थोड़ी सी कमी ले आए। अब आप कहेंगे सर इतना दलिद्रापा हमारे परिवार में तो नहीं है। ठीक है बच्चों, आप गोवा नहीं जाना चाहते, आप जाना भी कहाँ जाते हैं? यूएस। गोवा जाने में 40,000, तो यूएस जाने में 4 लाख। 4 लाख रुपए अगर आपको 4 महीने में सेव करने हैं तो हर महीने कितना सेव करना है? 1 लाख। हर महीने में कितने हफ्ते होते हैं भाई? 4 हफ्ते। तो हर हफ्ते कितना सेव करना पड़ेगा? 25,000। आगे आपकी औकात वाला एग्जाम्पल। चलिए भाई, द फादर एडेड। आइडिया तो बहुत सही है। अब ऐसा नहीं कि फादर बहुत गरीब थे या इनके पास पैसे नहीं थे, ये सिर्फ अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? सेविंग। तो अगर आपके पापा मम्मी आपको आपके आलतू फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये मत सोचिए बच्चों कि वो बड़े कंजूस टाइप के हैं या सो कॉल्ड वो ओसामा बिन लादेन है और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दे ओनली वांट टू टीच यू व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। बट उनको एक चीज ये भी सिखानी चाहिए कि संडे को जब क्लास हो फाइनेंशियल लिटरेसी की तो थोड़ा जल्दी उठे और पहले नहा ले कम से कम। समझ में आ गया? नहाना भी एक तरह की एक्सरसाइज है ताकि बॉडी में दिमाग में चीजें ठीक से घुस जाए। ओके, चलते हैं आगे। बच्चे काफी एक्साइटेड थे, बच्चे एक्साइटेड रहते हैं हमेशा नए प्रोजेक्ट के लिए, और मिशन सेविंग स्टार्ट हो गया। और लेट्स सी कि इनका गोल स्मार्ट है कि नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए, तो एस स्टूड फॉर व्हाट चिल्ड्रन? स्पेसिफिक। कहां जाना चाहते हैं? गोवा के वेकेशन पे। जिनको हाथ का पोलियो नहीं है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। गोवा जाने के लिए ये कितने दिन का टूर बना रहे हैं बच्चों? 5 डेज। और ये कितना कॉस्ट करेगा बच्चों? तो ये मेजरेबल हो गया। कितना टाइम इनके पास इस पैसे को सेव करने के लिए है चिल्ड्रन? 6 मंथ्स। तो ये अचीवेबल है या नहीं है बच्चों? एंड गोवा जाना है या इनको वो एलन मस्क के स्पेसएक्स के सो कॉल्ड स्पेस मिशन में जाना है? गोवा तो अचीवेबल है कि नहीं है बच्चों? एंड व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच दे आर गोइंग टू सेव एंड फॉर हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू विजिट? इट इज टाइम बाउंड और नॉट? तो 6 महीना टाइम बाउंडेशन है इनको पैसा जमा करने की। तो गोल स्मार्ट हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? हुआ। तो जब भी बच्चों जीवन में गोल बनाए आपको देखना है कि हमारा गोल स्मार्ट है कि नहीं। अगर वो स्मार्ट नहीं है तो वो गोल नहीं है, और जो आपने सोचा है वो जिंदगी में सिर्फ एक सपना रह जाएगा। वाइटल स्टैट्स ऑफ द वर्मा फैमिली। भाई क्या इनके स्टैटिस्टिक्स थे? ये हर संडे को एक मूवी देखने जाते हैं और एक जने की टिकट है 200 रुपए की। तो 4 लोग की टिकट कितने की हो गई? 800। महीने में कम से कम कितने संडे आएंगे? मिनिमम 4 तो आएंगे ही आएंगे। कभी 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं।
नहीं हो सकते। 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बट 5 तो हो सकते हैं, हम 4 मान लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? लॉन्ग ड्राइव पे। कितने की कॉस्ट करती है लॉन्ग ड्राइव? 250, और 4 लॉन्ग ड्राइव्स कितने की हो गई? 1000। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद रेस्टोरेंट भी जाते हैं और 500 में डिनर करते हैं। मेरे को लगता है छोला भटूरा खाते हैं। समझ में आ गया? और 4 संडे का इनका डिनर कितने का हो गया भाई? 2000 रुपए का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 3000, 1000, 2200 कितना हो गया बच्चों? 5200 रुपए। 6 महीने तक अगर इन हरकतों पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया इन्होंने, तो इनके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे बच्चों? 31,200 रुपए। और इकट्ठे करने कितने थे? 30,000। हो गया गोवा का ट्रिप, हो गया गोवा का ट्रिप। और वर्मा जी कॉलेज भी जाते हैं गाड़ी में, सो कॉल्ड डीजल भी लगता है। क्या ये कॉलेज पैदल जाएंगे? रेंग रेंग के जाएंगे माता वैष्णो देवी के यहाँ जैसे लोग जाते हैं? नो। तो भाई कॉलेज जाने वाला खर्चा तो नहीं बचाया जा सकता? बचाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बट बाकी खर्चा बचा सकते हैं। हो गया गोवा का इंतजाम, हो गया गोवा का इंतजाम। चलिए झटपट अपडेट कर लें डेटा। तो राहुल टुक द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स टू गैदर सम अदर डिटेल्स, और अगले पेज पे आपको नजर आ रहा होगा इनका करंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ है मेडिकल एंड इमरजेंसी रिजर्व, ये तो रखना ही रखना है। इलेक्ट्रिक बिल क्या कहेगा राहुल अपने पिताजी को? पापा रात को सो जाइए, एक डंडा दे दीजिए लकड़ी का, तो मैं थोड़ा जुगाड़ करता हूँ कटिया मारने का। क्या ऐसा करना चाहिए? और फोन बिल, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो हम खर्च नहीं कर सकते, मतलब नहीं बचा सकते, ये तो खर्च होगा ही होगा। और हमने मैक्सिमम पैसा ऑलरेडी यहाँ पे जैसे बचाना था बचा लिया। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो क्या हम अब मूवी देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो पूरा का पूरा पैसा सेव। क्या रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे? नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पैसा सेव। क्या हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे? नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा पैसा सेव। तो 6 महीने में आपके पूरे पैसे की बचत हो जाएगी। प्लीज इग्नोर दिस चिल्ड्रन। तो हमने ऑलरेडी पैसा अपना बचा लिया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? तो मिस्टर वर्मा जी की फैमिली का बजट पूरा वर्कआउट हो गया। ऐसे आप लोग भी कुछ सेविंग्स करते होंगे शायद। चलिए, बच्चे कहेंगे सर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5,000 रुपए ग्रोसरी, 250,000 रुपए, 425 रुपए मिल्क वेजिटेबल, फादर डीजल एक्सपेंस, आयनिंग क्लोथ्स। तो ये सब सो कॉल्ड एक अजम्पशन दिया हुआ है, बट हमने ऑलरेडी अपना अजम्पशन ले लिया कि हम मूवी देखने नहीं जाएंगे 6 महीने तक। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आंख भी खराब नहीं होगी, और फालतू फर्जी मूवी देखे दिमाग खराब होता है वो भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो कुछ लोगों ने कभी कभी मूवी देख ली होगी नहाने के 100 नुकसान, और उसके बाद से नहाना छोड़ दिया। चलिए भाई, समझ गए बच्चों सब लोग? समझ गए? सो सेविंग्स शुड बी ऑप्टिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड। वी शुड स्पेंड मोर देन आवर नीड्स और लेस देन आवर नीड्स चिल्ड्रन। आंसर चिल्ड्रन, स्पेंड मोर देन आवर नीड्स और लेस देन आवर नीड्स, लेस देन आवर नीड्स। तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप हमेशा उन्हें बचा के चलें। अगर देश की बात कर रहे हैं तो भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। अगर अपनी बात कर रहे हैं तो अपनी फिनेंशियल, दैट इज इनकम रिसोर्सेज। सड़क पे घूम रहे थे, आओ चलो जरा 50 रुपए का मोमोज खा ही ले, और उसके बाद वो ईटे के बुरादे से बनी हुई तेजाब वाली चटनी जिसको शेजवान सॉस बोला जाता है, क्या वो शेजवान सॉस होती है? जो 20 रुपए का सड़क पे आपको मोमोज दे रहा है, क्या वो आपको शेजवान सॉस देगा? नो। कैसे बनती है वो सॉस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बाथरूम साफ करने वाला तेजाब आता है ना, उसमें डाल देते हैं ईटे का बुरादा, और थोड़ी बहुत लाल मिर्ची काट के डाल देते हैं ताकि देखने में वो सॉस लगे। क्या सही में वो सॉस होती है बच्चों? बिल्कुल नहीं होती है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गई बात? चलिए, सो हमें अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स के लिए पैसा सो कॉल्ड बचा के रखना चाहिए बच्चों, और एलोकेट करें फंड्स कि कहां पे स्पेंड करें और कहां पे स्पेंड ना करें। तो शायद आप लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशंस पढ़ने के साथ साथ कुछ फर्क आया होगा एक्सपेंडिचर हैबिट्स में। पहले हर दिन शाम को निकल जाते थे कबूतर की जरा मम्मी बोल के, जा रहे हैं मोमोज खाने, और पता लगा 50-100 रुपए का कूड़ा ढकेल के शरीर के अंदर चले आए, और 15 दिन बाद बीमार पड़ गए। अब शायद कुछ चेंजेस आए होंगे कि अभी भी वैसे ही चल रहा है सब कुछ? चेंजेस आ गए?
चलिए, बट कुछ लोगों ने अभी गुल्लक में पैसा जमा करना चालू किया होगा, बट क्या वो पैसा गुल्लक से मार्केट तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो समझ लीजिए आप अभी भी नुकसान में हैं, क्योंकि जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे रिटर्न्स उतने ज्यादा जनरेट होंगे। बात समझ में आ गई या बिल्कुल भी नहीं आई? आ गई ना? चलिए, सो व्हाट इज द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट समझ गए। आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। याद अगर हो आपको, आपने एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्लास 4th या 5th में। क्या था? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। फिर आपके टीचर्स ने आपको अमाउंट कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला सिखाया होगा। क्या होता था बच्चों फॉर्मूला? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझे इस बात को? और उसके बाद आपने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा चिल्ड्रन, P प्लस आई टू द पावर R। नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला? पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मैं थोड़ा इसका ज्ञान आपको देना चाहूंगा बच्चों। मान लीजिए कि अप्रैल 1 को आपके पास 10,000 रुपए हैं। कितने हैं बच्चों? 10,000। और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देख लिया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? और 10,000 रुपए का अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% कितना होता है, तो आप झटपट मेरे को क्या जवाब देंगे? 1,000। और एक साल के बाद ऑन मार्च 31 ये पैसा बच्चों कितना हो जाएगा? व्हाट वुड बी योर आंसर? 11,000 रुपी। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। अगले साल फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। अगर आप इंटरेस्ट अपने सो कॉल्ड इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे 10%, अगेन इट वुड कम टू हाउ मच? 1,000। बट अगर इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 1100। अब अगला मार्च 31, ये मान लीजिए 2024 का मार्च था और ये 2025। अब बच्चों मार्च 31 को आपका ये पैसा कितना हो जाएगा? 12,000। बट यहां पे कितना हो जाएगा? 12,100। अगेन आपने थोड़ा सा ज्ञानवर्धन किया और फिर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अगेन 10,000 पे 10% कितना आएगा बच्चों? 1,000। बट 12,100 का 10% कितना आएगा बच्चों? 1,210। अगेन मार्च आ गया 2026 का, यहां पे आपका पैसा कितना हो गया बच्चों? 13,000। बट यहां पे हो गया 13,310। स्टोरी अभी बाकी है। फिर से इंटरेस्ट एक साल का और कैलकुलेट किया, और अभी भी ये 10,000 पे कैलकुलेट हो रहा है, बट ये कैलकुलेट हो रहा है बच्चों 13,310 रुपीज पे। तो अगले मार्च 31 2027 को ये पैसा बढ़ के कितना हो गया चिल्ड्रन? 14। और ये कितना हो जाएगा? 41। वेयर मनी गोज क्विकर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बच्चों तेजी से बढ़ता है और सिंपल इंटरेस्ट में धीरे धीरे बढ़ता है। अब मैं आपको एक भव्य ज्ञान देने वाला हूं। आपने मैथ्स में इंटरेस्ट तो बहुत पढ़ा था, यस और नो चिल्ड्रन? फाइनेंस की क्लास में बच्चों इंटरेस्ट का एक नया नामकरण हो गया है, एंड व्हाट इज दैट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आपको सिखाऊंगा। आप बोलेंगे अच्छा सर कब सिखाएंगे सर, बता दीजिए सर। सर हम क्लास में जरूर आएंगे। मैं टीचर हूं, मेरा काम बेवकूफ बनाने का नहीं है। तो जिस चीज को आप इंटरेस्ट बोलते थे बचपन में, 55 साल की उम्र में आप उसे क्या बोलेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों बोलते हैं सर इसको? पैसा रखने की कीमत। आई रिपीट चिल्ड्रन, पैसा रखने की कीमत। तो इधर यू से इंटरेस्ट अगर मैथ्स की क्लास है, फाइनेंस की क्लास है तो क्या बोलेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इतना सबको समझ में आया? तो अगर आपके सामने मिस्टर एक्स आए और बोले 10% इंटरेस्ट देंगे, अरे बहुत बढ़िया, ले जाओ मेरा पैसा, क्योंकि आप बेवकूफ हैं। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप क्या पटर पटर करेंगे? पहले ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट? तो बच्चों आप सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लगाएंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट पे? कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अगर आप किसी से जलते हैं, आपकी किसी से दुश्मनी है, तो उसको फोन करके क्या बोलेंगे? यहां पे पैसा लगा दो, बहुत बढ़िया है। इज दैट क्लियर? तो अपना पैसा कहां ग्रो करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दूसरों का कहां लगवाएंगे?
सिंपल इंटरेस्ट। 21st सेंचुरी की फाइनेंशियल लड़ाइयां यही होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 का 10% 1, 2, 3, 4 साल के लिए कैलकुलेट करिए, तो आपका जवाब क्या होगा? 4,000। तो आपने अगर मैथ्स पढ़ी हो बच्चों, तो आपने ये कैलकुलेशन किया होगा इंटरेस्ट का, 10,000 रुपी इंटू 10/100 इंटू 4 मतलब 4 ईयर्स, तो कितना आंसर आएगा? 4,000। और 4 साल के बाद आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो करके कितना आ गया बच्चों? 14,000। इट्स एन इजी कैलकुलेशन और अ वेरी टफ कैलकुलेशन? इजी। बट अगर बच्चों आपको बोला जाए कि आपका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगा, पहले 10,000 का 10% निकालो, फिर 11,000 का 10%, फिर 12,100 का, फिर 13,310 का, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, बड़ा थकाऊ और पकाऊ काम है। तो अगर इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़मेंट फॉर्मूला बता दूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? इज दैट क्लियर? इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है सर? प्रेजेंट वैल्यू है आज का पैसा, और फ्यूचर वैल्यू है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो 4 साल बाद कितने का होगा। उसी के लिए बच्चों ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा था। आगे सिखाऊंगा आपको ये चीज, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। या तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो आपके पास, जो मार्केट में 2,500-3,000 रुपए का आता है। नहीं सर, इतना ना हो पाएगा सर। या तो आपके पास लॉग बुक हो, जिसका गूगल में लॉग टेबल फ्री में डाउनलोड हो जाता है। या तो आपके पास सो कॉल्ड अपने मोबाइल में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। व्हाट? साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इक्वल वगैरह की इक्वेशन लग जाती है। दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन मैथमेटिक्स इन आईसीएसई, अगर वो आईसी में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो FX MS 82 कौन सा है शायद वो सब अलाउ होता है, बट नॉन मैथ्स वालों को अलाउ नहीं होता। वो सिंपल कैलकुलेटर लेके एग्जाम में जाएंगे। और सीबीएसई वाले तो बेचारे हैं ये गरीब, उनको कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। इज दैट क्लियर? बट अब बच्चों एग्जाम ऐसे आते हैं कि अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती नहीं, वो सिर्फ एक साइकोलॉजी मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो खुद ना कैलकुलेट कर पाए लिख के ना, वो कैलकुलेटर में भी प्लस माइनस नहीं चला पाता। अच्छा, परसेंटेज निकालना है, इधर तो कौन सा बटन लगेगा सर बता दीजिए जरा। तो वैसे ही डपोड़ संग है। खैर, तो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो आज के पैसे को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूचर वैल्यू। कल को वो कितना हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। पीपल अंडरस्टूड? हाँ, आज का जो पैसा है वो प्रेजेंट वैल्यू, भविष्य का फ्यूचर वैल्यू। तो कभी कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा, सर आज मेरे चाचा जी की उम्र जो है ना सर, वो लगभग 37 ईयर्स है, और चाचा जी ये पूछ रहे थे किसी से फोन पे, कितना पैसा आज लगा दें कि 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट हो तो कम से कम 5 करोड़ रुपए हो। और सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो सामने ओपी शर्मा जादूगर का रिश्तेदार बैठा था, सर झट से बता दिया उसने। अरे भैया, कोई झटपट से नहीं बताया है। चाचा जी जानना चाहते हैं व्हाट बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू। और सामने वाले ने कैलकुलेशन अप्लाई किया और बता दिया आपके चाचा जी को कि आज अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दें तो आपको 60 साल तक की उम्र में कितना पैसा लगभग मिल जाएगा? 5 करोड़। तो उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने कोई जादू नहीं किया, चाचा जी को क्या बताया उसने? कितना आज लगाएंगे तो भविष्य में कितना मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो भयंकर भयंकर कैलकुलेशन वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, वो दिखाते हैं ना आज इतना पैसा लगाओ तो कल को कितना हो जाएगा। बच्चों 2 कौड़ी का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फिट कर दिया जाता है। तो आप अगले लेक्चर के बाद से ये बताने लग जाएंगे दुनिया को कि भाई कितना पैसा आज आप लगाएं ताकि भविष्य में वो कितना हो जाए। तो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आपके 5वीं के मैथ्स के टीचर ने आपको ये सिखाया था, और किस नाम पे सिखाया था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आप मेरे से कहें सर 4 साल बाद मेरे को लगभग 14-15 हजार रुपए के आसपास पैसे चाहिए, क्यों चाहिए? सर वो छोटा भाई है ना, वो पक्का 10वीं में फेल होएगा सर, तो सर उसका फिर से पढ़ाई लिखाई करवाना उसको। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे पास पैसा कितना है? सर मेरे पास 10,000 रुपए है। तो तुम 10% वाला कोई एरिया ढूंढ लो इन्वेस्टमेंट का, तो 4 साल बाद तुम्हारे पास लगभग इतने पैसे आ जाएंगे। वाह सर वाह, क्या गजब जादू किया आपने। जादू नहीं है, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैथमेटिक्स में जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, आप आज की वैल्यू से भविष्य की वैल्यू निकाल लें, उसी इंटरेस्ट के कॉम्पोजिशन को फाइनेंस में क्या पटर पटर करते हैं? टाइम वैल्यू।
आज का पैसा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट, और भविष्य वाला फ्यूचर। इतना सबको समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए झटपट इसको अपडेट कर लें बच्चों। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, आपको यह भी समझना है आने वाले टाइम में कि बैंक में पैसा रखने की क्या जरूरत है। हाँ सर, हमें पता लग गया है पड़ोस में सर चंबल के डाकुओं ने अपना घर बनवा लिया है, और सर जो हमारा छोटा भाई बहन है ना, वो भी सर वही चंबल गई है सर, जहां 2 रुपए निकलता है चोरी कर लेते हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया पापा मम्मी काहे पैसा बैंक में रखते हैं, उनको भी हमसे खतरा है थोड़ा सा। देयर आफ्टर यू शुड बी नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग। यहां से तो आपको इंपॉर्टेंस नजर आई गई। 4 साल सेम पैसा जमा हुआ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट टेक्निक फर्क हो गई, तो यहां पे पैसा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज गुड और सिंपल इंटरेस्ट इज गुड? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 चीजें हर इन्वेस्टमेंट में मार्क करने की जरूरत है बच्चों। सबसे पहली चीज चिल्ड्रन, जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करें, इट शुड बी सेफ। जब भी आपको उस पैसे की जरूरत हो, झटपट आपको वो पैसा मिल जाए। लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। एंड मनी ऐसी जगह पे लगाइए बच्चों विच शुड ग्रो एंड नॉट फॉल। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो जब भी बच्चों पैसा इन्वेस्ट करें, इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि उसमें SLG हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। SLG बोले तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लिक्विडिटी। पता लगा पैसा फंसी गया आपका, ग्रो तो कर रहा है, रियल एस्टेट में आपने पैसा लगा दिया, आज जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की, क्या बच्चों 2 दिन बाद वो 1 करोड़ 1 लाख की हो जाएगी? नहीं। तो सर रियल एस्टेट में पैसा बहुत लॉन्ग टाइम में क्यों बढ़ता है, शॉर्ट टाइम में क्यों नहीं बढ़ता? भाई क्योंकि रियल एस्टेट की जो जनरली अवेलेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है शॉर्ट रन में। आज 100 एकड़ जमीन बिकने को तैयार है, आज के आज तो सबकी सब नहीं बिक जाएगी ना, 2 4 5 साल तो अभी बेचने में लगेगा, तब जाके वो बिकेगी। तो मैंने जमीन खरीद ली, आपने जमीन खरीद ली, हमने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, 7-8% तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है सरकार के, 1% इज द कोर्ट फीस जो हमको पे करनी पड़ेगी। हमारी जमीन कोई हथिया ना ले, हमने फेंसिंग करा दी, पता लगा 1 करोड़ की जमीन ली, 10% तक के चार्जेस लग गए, 1 करोड़ 10 लाख तो यही हो गया, 15-20 लाख रुपए फेंसिंग या बाउंड्री में लग गया, हमारी जमीन 1 से 1.25 करोड़ की हो गई। बट जो दूसरे लोग अभी जमीन बेचना चाहते हैं, वो तो आज भी 1 करोड़ में ऑफर कर रहे हैं। तो अगर किसी XYZ पर्सन को वो जमीन खरीदनी होगी, हमने तो 1.25 करोड़ लगा दिए, हमारी जमीन उस ओरिजिनल लैंड डेवलपर से थोड़ी सी महंगी हो गई, क्या कोई भी पर्सन हमसे खरीदेगा? क्योंकि हम कहेंगे भाई 1 करोड़ 25 लाख की तो मेरी बाइंग है, कम से कम मेरे को 1 करोड़ 40 लाख रुपए तुम दो, और वो कितने में दे रहा है? 1 करोड़। तो क्या हमारा पीस ऑफ लैंड बिकेगा? नहीं बिकेगा। ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 साल जब सारी जमीनें अगल बगल की वहां बिक गई बच्चों, अब सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। तो अब डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में शॉर्टेज आएगी और प्राइस अब बढ़ना स्टार्ट होगा। नहीं समझे? तो रियल एस्टेट का प्राइस लॉन्ग टर्म में क्यों बढ़ता है? आप 15-20 साल जमीन लगा के खरीद के छोड़ दीजिए बच्चों, मैं गारंटी देता हूं जितना पैसा रियल एस्टेट में ग्रो करेगा, दुनिया किसी इन्वेस्टमेंट में ग्रो करे। सर स्टॉक मार्केट में भी नहीं करेगा। अब भैया स्टॉक मार्केट में मान लीजिए आपने आज पैसा लगाया, 10 साल बाद मान लीजिए ग्रो कर गया और अचानक से कोविड आ गया, वो सारी की सारी ग्रोथ कम होगी। ठीक है, लैंड है, ग्रोथ उसकी बढ़ी हुई है, खरीदने वाले बायर आज नहीं मिलेंगे, 10 साल बाद हो सकता है 2 महीने बाद मिल, बट सामने तो है कम से कम। जहां पैसा लगाया वो खत्म तो नहीं हो रहा, बट स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी डूब गई, धंधा बंद हो गया, तो आपके शेयर की कीमत 0 हो गई। समझ में आ गया? तो जो लोग 20-25 साल इंतजार कर सकते हैं, मैं उनको यही सजेशन देता हूं, भैया इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट। इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट। कोई नहीं भी मिलेगा ना खरीदने वाला, कम से कम घर तो बना दोगे, उसके ऊपर बिल्डिंग बना के कोई रहेगा तो किराया तो आएगा। बट अगर आज स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए अपने थे या 1 करोड़ रुपए अपने थे, पागल की तरह बोल दिए पूरा पैसा। इज दैट क्लियर? 10 साल बाद आपका 1 करोड़ हो गया 2.25 करोड़, बढ़ा तो बहुत बढ़िया, बट कोविड आ गया अचानक से। समझ में क्या? जहां पे आपका पैसा लगा तो कंपनी चौपट हो गई, आपके पैसे 0 भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सर फिर कहां पैसा लगाए सर? एक जगह बता दीजिए। एक तो मनूस की तरह मुंह ना बनाया करो पहली बात, तो भैया अपना पैसा हर जगह लगाओ, रियल एस्टेट में भी लगाओ, स्टॉक्स में भी लगाओ, बैंक की FD में भी लगाओ, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, एवरेज वुड बी मेंटेन। एक स्टूडेंट आया मेरे पास, सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं प्रोटीन की कमी है, दाल खाते जाओ। सर मैं 40 कटोरी मूंग की दाल पी गया। अरे भैया प्रोटीन तो बढ़ेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डॉक्टर कह रहा है व्रत रखो तो बॉडी एकदम ठीक हो जाएगी। सर 16 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूं, 13 दिन बाद घर में हलवा पूड़ी बट गया। इज दैट अंडरस्टूड?
इज दैट अंडरस्टूड? तो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता। तो भैया गोल्ड भी खरीदिए, स्टॉक्स में भी पैसा लगाइए, बैंक की एफडी भी करवाइए, रियल एस्टेट भी करवाइए। इज दैट क्लियर? बट मान के चलिए बैंक की एफडी आपको स्टेडी रिटर्न्स तो देगी बच्चों, बट क्या इन्फ्लेशन के हिसाब से कंट्रोल कर पाएगी? पैसा बढ़ा 7%, महंगाई बढ़ी 4%, तो कितनी ग्रोथ हुई पैसे की? 3%। अभी टैक्स की तो बात ही नहीं की हमने। रियल एस्टेट में बढ़ेगा बट आज नहीं, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर और नॉट? और गोल्ड में बढ़ता है ऐसे, अभी ऐसे चल रहा है, अचानक से बढ़ जाएगा, फिर कुछ दिन ऐसे चलेगा। तो गोल्ड में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। आज पैसा बढ़ गया, आपने सोचा अरे कहां 70,000 था, आज 72 हो गया, चलो 100 ग्राम गोल्ड खरीद लो, 7,50,000 का खरीद लिया। अब पता लगा अगले 2 साल गोल्ड का प्राइस हल्का 100-200 ऊपर नीचे डेली जा रहा है, और आपने बेच दिया। जैसे ही बेचा 3 महीने बाद 80,000 हो गया, क्योंकि उधर वो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई थी। गॉट इट? तो गोल्ड ऐसा होता है। बट ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत लगभग बढ़ते रहते हैं। तो मीडियम टर्म में आपको स्टॉक मार्केट ग्रोथ देके जाएगा, गोल्ड भी ग्रोथ देके जाएगा, बट रियल एस्टेट की बात करें तो ग्रोथ हमेशा लॉन्ग टर्म में होगी। इज दैट क्लियर? मार्केट हमेशा फ्लक्चुएटिव रहता है, समझ में आ गया? तो आप कभी भी पैसा लगाएं, साल 2 साल 3 साल में रिटर्न्स मिलेंगे, बट अगेन बच्चों गारंटी नहीं है, कोविड टाइप कुछ आ गया तो घुस जाएगा। बट रियल एस्टेट तो मान के चलिए आपका एंट्री और एग्जिट का पॉइंट ठीक होना चाहिए। आपने जमीन खरीद ली, बगल से सरकार ने फ्लाईओवर निकाल दिया, अब सरकार अगर आपकी जमीन खरीद लेती है तो भैया 3-4 गुना पैसा दे जाइए आपको, वारे न्यारे हो गए। कभी आपने सोचा नहीं था, बगल में अभी आपने सोचा था कि फ्लाईओवर के बगल में हम एक कैफेटेरिया खोलेंगे, ढाबा खोलेंगे। अब अगर फ्लाईओवर वहां से चढ़ रहा है या लैंड कर रहा है तो भाई प्रॉफिटेबल है, बट फ्लाईओवर वहां एकदम ऊपर है, आपका ढाबा नीचे है, तो कूद के तो आएगा नहीं, तो आपकी जमीन की कॉस्ट अब जीरो हो चुकी है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये रिस्क फैक्टर्स हर इन्वेस्टमेंट में होते हैं। तो मैं किसी इन्वेस्टमेंट को सो कॉल्ड बहुत ज्यादा ये नहीं बोलता कि पक्का गारंटी है, पक्का लॉस है। ये अब आपको सोच समझ के स्टडी करके कमाना है, लगाना है। दैट्स द बेसिक नीड टू स्टडी फाइनेंशियल लिटरेसी। समझ में आया? पक्का? तो मैं अपना एक भी रुपए डायरेक्टली स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करता, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता हूं। देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स हु से अरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फायदा है। एंड ऑफ द डे चिल्ड्रन, एंड ऑफ द डे जो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्या जरूरी है वो डेली बाइंग सेलिंग करेगा? तो रियली में कमाता वही इंसान है जो पहले एक इन्वेस्टर बने, मार्केट को समझे। समझ में आ गया? ये नहीं कि सट्टा खेलने चलेगा पहले दिन, तो पहले ध्यान से स्टेडियम में मैच देखिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद डिसाइड करिए 8 साल की उम्र से 11 साल की उम्र में कि मैं क्या क्रिकेट के लायक हूं, क्या मैं फुटबॉल के लायक हूं। और अगर सट्टा खेलना है क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, हर उम्र अच्छी होती है, फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो आप पहले एक इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टर बन के अपनी बैकिंग मजबूत कर लीजिए। समझ में आ गया? तो पहले दिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने घुस गए और पता लगा मार्केट गिर गया और आपका नुकसान हो गया, आप कहेंगे गलती हो गई, भगवान छोड़ दो, अगली बार पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो क्या पहले दिन आपको टीचर बनना चाहिए? नो, पहले स्टूडेंट बनिए, पहले ज्ञान लीजिए और फिर ज्ञानबाजी मेरी तरह करिए। तो पहले इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टर बन के अपनी बैकिंग मजबूत कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करिए कि थोड़ा चला भी जाए तो खास रोना ना पड़े। समझ गए इस बात को बच्चों? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हमारा दूसरा सेशन होता है पूरी तरह से